हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 19वीं सदी के समाज सुधार आंदोलन को इतिहासकारों ने रेनेसां नाम दिया है, जो कि अंग्रेजी का शब्द है और जिसका अर्थ होता है पुनर्जागरण। इसी रेनेसां के लिए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने नव जागरण शब्द का प्रयोग किया है। पुनर्जागरण में दोबारा जागृति का भाव निहित है, जबकि नव जागरण में नई जागृति का भाव। नव जागरण के दौरान कई पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की गई और उन्होंने लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे अपने और समाज के बारे में तर्क और बुद्धि के अनुसार विचार करें। नव जागरण का यह आंदोलन सिर्फ हिंदुओं तक सीमित नहीं था, बल्कि मुसलमानों में भी नव जागृति पैदा करने का प्रयत्न हुआ। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम स्वाधीनता आंदोलन के संदर्भ में नव जागरण की चेतना पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब हमारा देश गुलाम था, उस समय हमारे देश की दुर्दशा, हमारे देश की जो दशा थी वो काफ़ी बुरी थी। हमारे देश में चारों तरफ गरीबी, और हम दूसरों पे, सबसे बड़ी बात है गरीबी जिससे ज़्यादा कि हम किसी और पर आश्रित थे। हमारे ही देश का सारा माल दूसरे देशों में जाकर बिकता था और उनके देशों का माल हमें खरीदना पड़ता था। पता नहीं उस समय कितना कुछ हमारे देश के लोगों ने झेला था। उस समय जब ऐसे हालातों को, बुरे हालातों को कुछ लोगों ने देखा, तो उन्होंने अपनी समझ से नव जागरण की स्थापना की। इसके अंतर्गत हमारे देश के लोगों को जगाने का कार्य किया गया, ताकि देश के लोग पुराने अपने गौरवमयी इतिहास को जान सके और जो इस समय दुर्दशा है इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं इसके विषय में जान सके। दोस्तों, नई सामाजिक चेतना से शिक्षा, प्रेस, जनपथ, यातायात के बढ़ते साधनों और राष्ट्रीय भावना के फलस्वरूप भारतीय जनजीवन में एक जड़ता बरसों से फैल गई थी। मतलब गुलामी के चक्कर में काफ़ी सालों से ये बात फैल गई थी, लेकिन उसको एक धक्का सा लगा। इन सब स्थितियों के बीच से आधुनिकीकरण की सहज प्रक्रिया का विकास हुआ और लोगों के अंदर एक चेतना जागी, जिसने भारतीय जनजीवन में जागरण का भाव भर दिया। और इस जागरण चेतना के दो आयाम थे। जो इस समय, पहला था जो इस समय उनकी दुर्दशा थी भारतीयों की, और मतलब गुलामी का जीवन, और दूसरा था जो उन्होंने अतीत में हमारे देश का क्या अतीत उज्जवल गौरवमयी प्रकृति थी, हम क्या थे। पहले भारत एक सोने की चिड़िया था और आज हम क्या हो गए हैं, यह एहसास उस काल में एक तीव्र होता दिखाई देता है। पाश्चात्य विद्वानों ने भारत के धर्म, दर्शन, काव्य, शास्त्र, कला आदि को पढ़ा और इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की, और भारतीयों को भी इससे अपने अतीत में झांकने की प्रेरणा मिली और इसके फलस्वरूप भारत के प्राचीन गौरव की प्रतिष्ठा हुई और इसी से नवोत्थान और पुनर्जागरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। दोस्तों, भारतीय नवजागरण की शुरुआत बंगाल से हुई थी। बंगाल में जमींदार परिवार में जन्मे राजा राम मोहन राय इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। राजा राम मोहन राय ने 1828 में बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और महाराष्ट्र में महादेव गुरु गोविंद रानाडे द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। दोस्तों, जो ये विभिन्न संस्थान खोले गए, इनको खोलने का मकसद किसी धार्मिक पंथ की स्थापना करना नहीं था, बल्कि सामाजिक आचरण का एक नया आदर्श लोगों के सामने प्रस्तुत करना इसका मकसद था। इन संस्थानों में शिक्षा और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण शुरुआत की गई। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध न केवल लोगों को जागरूक बनाया, बल्कि इस एक कानून बनवाकर इसको प्रतिबंध करने के लिए भी उन्होंने पूरा जोर लगाया, और उन्हीं की कोशिशों के कारण ही सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा। इसी तरह ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा विवाह को कानूनी स्वीकृति मिली, और यह सामाजिक आंदोलन का असर था कि बाल विवाह पर रोक लगाने के प्रयास भी इसी काल में शुरू हुए, और साथ ही साथ विवाह की एक उम्र तय की गई। नव जागरण के आंदोलन ने अनमेल विवाह को कुछ हद तक रोकने में सफलता प्राप्त की। बंगाल और दूसरे राज्यों में माता पिता गरीबी के कारण अपनी कम उम्र की बच्चियों की शादी उनसे डबल, उनसे और भी तिगुनी उम्र के लोगों से करवाने को मजबूर हो जाते थे, क्योंकि उनके पास गरीबी के कारण दहेज देने के लिए पैसा नहीं होता था। इसलिए वो एक तरह से अपनी बेटी को बेच देते थे, किसी भी आदमी के साथ उसकी शादी करा देते थे।
दोस्तों, नव जागरण आंदोलन के दौर में स्त्री की मुक्ति का सवाल तो केंद्र में था ही, इसके साथ ही जाति प्रथा का विरोध भी एक मुख्य मुद्दा बनकर उपस्थित हुआ, क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या रही है जाति प्रथा। अपने ही देश के लोगों को के साथ छुआछूत का व्यवहार करना, उनको दलित समझना, उन्हें शूद्र कह के बुलाना, हर तरह के मानव अधिकारों से वंचित रखना, उन्हें किसी भी समाज में उचित और न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता। और ज्योतिबा फुले, जो कि खुद इसी समाज से आते थे, उन्होंने यदि एक और ऊंची जातियों के द्वारा किए जाने वाले भेदभाव का विरोध किया, तो दूसरी ओर उन्होंने अपने समाज की उन्नति के लिए भी प्रयास किए। ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर जन जागरण का काम किया। उन्होंने लोगों को जगाने का काम किया, उनके सुखों के लिए, उनके हित के लिए बहुत काम किए। इनमें दूसरा महत्वपूर्ण नाम आता है ज्योतिबा फुले के अलावा केरल के नारायण गुरु का, जिन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया और साथ ही साथ आधुनिक शिक्षा के विकास पर भी बल दिया। इसके अलावा दोस्तों, नव जागरण काल में हिंदी क्षेत्र पर सर्वाधिक प्रभाव आर्य समाज का पड़ा। 1867 ईस्वी में दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी और वेदों का आधार लेकर उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का बहिष्कार किया। जो समाज में तरह तरह की कुरीतियाँ फैली हुई थी, कि बाल विवाह की, सती प्रथा की, और भी ना जाने कितनी कुरीतियाँ, विधवा को नरकीय जीवन जीना है, स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, समाज में छुआछूत, इन सब का बहिष्कार किया। उत्तर भारत में जन जीवन में आचार विचार, आदर्श और संस्कृति के उच्च मूल्यों की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों, आर्य समाज की भांति ही प्रार्थना समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भी इसके लिए काफ़ी कार्य किए। इस भारतीय नवजागरण के उसमें उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए। श्रीमती एनी बेसेंट ने इन संस्था में कार्य करते हुए देश की अपूर्व सेवा की। साथ ही साथ इन्हीं की भारतीय रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद ने भी देश की सुप्त आत्मा को जगाने का प्रयास किया। ये नव जागरण के जो अग्रदूत थे, यानी कि इसको जो फैलाने वाले, इसको बनाने वाले, उन्होंने आधुनिक शिक्षा के लिए कई कॉलेज और स्कूल खोले। उन्होंने इस बात को भी महसूस किया कि स्त्रियों को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए उन्हें शिक्षित करना बहुत जरूरी है। और इस क्षेत्र में ईश्वरचंद्र विद्यासागर और महाराष्ट्र के ज्योतिबा फुले का योगदान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महात्मा फुले का संबंध जिस जाति से था, उसे हिंदू समाज में पिछड़ी जाति माना जाता था, और उन्होंने सबसे पहले उसके लिए अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षा प्रदान की, और फिर अपनी पत्नी की मदद से जितनी भी दलित वर्ग की महिलाएं या लड़कियों को शिक्षित करने का कार्य किया। और महात्मा फुले ने जाति प्रथा, बाल विवाह और अनमेल विवाह जैसी कई बुराइयों को खत्म करने के लिए भी प्रयास किए। ये सब जो हुआ, ये नव जागरण काल में इन्होंने शुरू किया। कुल मिलाकर इन भारतीय संस्थाओं ने पुनर्जागरण की भावना को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके प्रयासों के फलस्वरूप भारत का अतीत एक बार फिर से मुखर हुआ, जिसे लोग एक प्रकार से भुला चुके थे, क्योंकि लोग अपनी दुर्दशा से ही इतने दुखी थे कि वो सोच ही नहीं पाते थे कि भारत क्या था, हम क्या थे और आज हम क्या बन गए हैं। इस दिशा में उन पुरातत्व वेताओं और प्राचीन साहित्य के अध्येताओं को भी नहीं भुलाया जा सकता, जिन्होंने विस्मृति के गर्भ में विलीन, जो कि एक तरह से खो गई थी भारत की जो ज्ञान था, विज्ञान, साहित्य, दर्शन और कला की महत्ता को, लेकिन इन्होंने फिर से इसको प्रकट किया और इस प्रकार विश्व के सामने भारत के गौरव की ध्वजा फहराई। यही कारण है कि भारतेंदु और द्विवेदी युग में पुनर्जागरण का भाव हिंदी साहित्य में भी विशेष रूप से दिखाई देता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि छायावाद का प्रारंभ भी इसी भाव से ग्रस्त है, और पुनर्जागरण के साथ साथ धीरे धीरे राष्ट्रीयता का भाव भी संयुक्त होता जा रहा था। साथ ही साथ दोस्तों, 19वीं शताब्दी के अंत में दरिद्रता, अकाल, शोषण आदि के कारण राष्ट्रीय आंदोलन में भी तीव्रता आई। दो बड़े बड़े युद्धों से परिस्थितियां काफ़ी विषम हो गई थी। इसका भी साहित्य पर प्रभाव पड़ा, जिसके फलस्वरूप हिंदी साहित्य समाज में होते हुए नई परिवर्तनों का दर्पण बना। यह सब चीज़ें हमें हिंदी साहित्य में देखने को मिलेंगी, और वह मध्यकालीन मानसिकता से उभरा। हिंदी साहित्य ने भी अपनी मानसिकता इसी काल में बदली। उससे पूर्व का हिंदी साहित्य शौर्य, विलास और धार्मिक भावना तक ही सीमित था, और आधुनिक युग के अवतरण के साथ ही जीवन और समाज के यथार्थ के प्रति
जागरूकता लोगों की बढ़ी और गद्य का तीव्र गति से विकास भी इसी काल में होना शुरू हुआ। क्योंकि इससे पहले काव्य का ही साम्राज्य था, किंतु अब काव्य की अपेक्षा कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, समीक्षा, रेखाचित्र आदि गद्य विधाओं को अधिक आश्रय मिला और साथ ही साथ मानव जीवन दृष्टि भी बदली। साहित्य में मानवतावादी और राष्ट्रीय जीवन मूल्यों की स्थापना हुई, शोषण और सामाजिक कुरीतियों का विरोध हुआ और भारतीय परंपरा के साथ पाश्चात्य विचारों का स्वागत भी हुआ और इन्हीं प्रवृत्तियों ने छायावाद और बाद में प्रगतिवाद को भी जन्म दिया। उसके बाद दोस्तों देश आज़ाद हुआ, किंतु इसके साथ ही उस समय कई तत्कालिक समस्याएं खड़ी हो गई, जैसे देश का विभाजन उसमें सबसे बड़ी थी। फिर भी जन जन में स्वतंत्रता प्राप्ति ने अनेक सपने जगाए थे। काफ़ी प्रतीक्षा के बाद भी जब वे साकार नहीं हुए तो 1947 आज़ादी के बाद तक का सारा जोश जैसे निराशा में बदल गया और इसलिए 1960 के बाद देश में फिर निराला का साहित्य आया, उनका वातावरण बना और उसने साहित्य की दिशा ही बदल दी। इस प्रकार हिंदी साहित्य उस समय आधुनिकता के एक और दौर से गुजरता दिखाई देता है, जिसमें मनुष्य के संत्रास, पीड़ा और एकाकीपन और संबंधहीनता का विशेष चित्रण हुआ। तो दोस्तों ये हमने आज के अध्याय में पढ़ा कि किस प्रकार स्वाधीनता आंदोलन और उसी के समय भारतीय नवजागरण की जो चेतना थी उसका किस तरह से लोगों के मानस पटल पर असर पड़ा, हिंदी साहित्य पर उसका क्या असर पड़ा, इसके विषय में हमने एक टिप्पणी के रूप में आज इसके विषय में हमने चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्यायों में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।